नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर हो धार्मिक। आज हमारे साथ चर्चा करने आए हुए हैं स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, वैसे तो देखा जाए तो जेसीबी कई काम में आती है। पिछले दिनों जेसीबी में बैठ के दूल्हा दुल्हन ने शादी की थी, लेकिन इस बार जेसीबी अपने असली काम कर रही थी, मतलब कि वो खुदाई का काम कर रही थी और उस खुदाई में कई सारे सिक्के निकले और सिक्के अंग्रेजों के जमाने के थे। तो इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हरियाणा के नीपत गांव की ये घटना है जहां पर अंग्रेजों के समय के चांदी के सिक्के खुदाई के दौरान मिले। वहां के त्रिलोक चंद अग्रवाल जो आर्य समाजी परिवार से संबंधित हैं, वो अपने एक ज़मीन के टुकड़े पर मंदिर का निर्माण करने जा रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने जेसीबी मशीन लगाई, जहाँ पर खुदाई के दौरान उन्हें चांदी के सिक्के व कुछ अन्य सामान मिलने लग गया। इसमें कुछ घड़े भी थे जिनमें ये सिक्के बरामद हुए। ये तकरीबन 245 सिक्के बताए जा रहे हैं, जिन पर महारानी एलिजाबेथ का चित्र भी अंकित है। सबसे खास बात यह है कि भी ये सिक्कों को लोग अपने घरों में उठाकर ले गए, जिसके तहत पुरातत्व विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी और पुलिस ने इसमें अपना दखल दिया। उसके बाद तकरीबन लोगों के घरों से तकरीबन 45 सिक्के बरामद हो चुके हैं। त्रिलोकचंद अग्रवाल ने बताया कि उनके पूर्वज 1857 में इस इलाके में आकर बस गए थे और इसी कारण ये जो सिक्के बरामद हुए हैं वो 1865 से लेकर 1875 ईस्वी के बताए जा रहे हैं। ये सबसे खास बात है कि भी इस तरह के इतनी भारी मात्रा में संख्या में अपने चांदी के सिक्के बरामद करना पुरातत्व विभाग के लिए एक बहुत रोमांच से भरी घटना साबित हो रही है। वैसे तो लोग अपना नाम बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और अगर बात की जाए 8वें अजूबे की, तो फिर ऐसा ही कुछ सामने आ रहा है राजस्थान से। इस घटना पे प्रकाश डालिए। जी, राजस्थान एक बहुत प्राचीन शहरों में माना जाता है, जहां की ऐतिहासिक धरोहरें आज भी विश्व विख्यात हैं। इसी कड़ी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक घंटी का निर्माण करने की योजना बनाई है, जो विश्व की सबसे बड़ी घंटी बताई जा रही है। इससे पहले एक सबसे बड़ी घंटी जो चीन में थी या फिर दूसरे नंबर पर मॉस्को में थी, ये 2 हिस्सों में विभाजित थी और चीन की घंटी को टांगते समय ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई, जिसके कारण इसको टांगा नहीं जा सका। परंतु मॉस्को की घटना जो घंटी है वो रास्ते में टांगते समय टूट गई, जिसके तहत उसको भी टांगा नहीं जा सका। परंतु अब राजस्थान सरकार ने एक खास स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचान रखने वाले देवेंद्र कुमार आर्य को ये कार्य सौंपा है, जो विश्व की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये घंटी हरियाणा में अब स्थापित होने जा रही है। इस घंटी के स्थापित होने से इस घंटी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो जाएगा और ये 1 नहीं 2 नहीं 3 शब्दों में कहा जाए तो 3 इसके नाम पर रिकॉर्ड शामिल हो जाएंगे। शाही जी, पेट्रोल और डीजल भरवाने से पहले क्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा? जी, बिल्कुल सही कहा। प्रदूषण लगातार सारे भारतवर्ष में ही एक चिंता का विषय बन चुका है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। और खास करके दिल्ली की अगर स्थिति लगाएं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और इस पर कई बार दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी चेतावनी दी गई। अभी इसके ऊपर दिल्ली सरकार ने एक कार्रवाई की है। अब जो भी वाहन किसी भी पेट्रोल पंप पर अपना ईंधन भरवाने के लिए पहुंचेगा, उसे पहले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कि अगर किसी के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसको ईंधन नहीं मिलेगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और वहाँ का जो स्तर है वो भी नीचे आने के लिए स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। शाही जी, चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर है। देखा जाए तो बीजेपी को सबसे अमीर पार्टी कहा जा रहा है, लेकिन कैसे?
बिल्कुल सही कहा। चुनावों के समय में इस समय भारत में तकरीबन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को सबसे अमीर दल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उस रिपोर्ट में भाजपा के पास इस समय तकरीबन 4847 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी जिसके पास 698 करोड़ और कांग्रेस के पास 588 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। ये तकरीबन 44 राजनीतिक दलों की पूरी जानकारी है। सबसे खास बात यह है कि इन 3 दलों के पास ही तकरीबन कुल रकम का 95% से अधिक राशि इन 3 दलों के पास ही है। अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनकी कहीं भी दूर दूर तक नाम लिस्ट में नहीं है। देश विदेश की बात करें तो कोविड ने अपने पैर सभी जगह पसार रखे हैं। ऐसे में कोविड से सभी डरे हुए भी हैं, लेकिन कोविड किसी के लिए वरदान भी साबित हुआ है। तो इस घटना पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। यूएई की घटना है जहां पर एक शख्स कोविड-19 के कारण 6 माह से तकरीबन अस्पताल में बेहोश पड़ा था, परंतु अब उसकी रिकवरी हो गई है। यह सबसे बहुत अजूबे की बात है कि कोविड का इलाज के दौरान ही उसकी रिकवरी हुई। इसके चलते वहां के हेल्थ केयर सिस्टम डिपार्टमेंट ने उनको 50 लाख रुपए की एक विशेष राशि भी भेंट की है कि उन्होंने कोविड-19 को बेहोशी के दौरान भी उस पर सफलता हासिल की। बिल्कुल, देखा जाए तो कोविड उसके लिए वरदान साबित हुआ है। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। वैसे तो भारत में पबजी बैन है, लेकिन पाकिस्तान में एक 14 वर्षीय लड़के ने पबजी के तहत अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। ये पूरी घटना आप हमें विस्तार से बताएं। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। पबजी को भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग खेलते थे, परंतु भारत सरकार ने इसके दुष्परिणामों को देखते हुए इस पर रोक लगा दी थी बीते साल। परंतु कई देशों में आज भी पबजी बहुत युवा उसको बहुत बुरी तरह से खेलते हैं। बुरी तरह का मतलब ये है कि इसके प्रति वो जीने का कोई कोशिश भी नहीं करते। इसी घटना को देखते हुए पबजी के तहत एक 14 वर्षीय युवा ने अपने सारे परिवार को ही गोली मार दी, जिसमें उसकी माता, एक भाई और 2 बहनें जो 11 और 17 साल की थी, 17 साल की थी, उन सभी को गोली मारकर रात को ही नींद के दौरान गोली मारी, जिसके तहत इन 4 लोगों की मौत हो गई, जो एक बहुत दुखद घटना के रूप में सामने आ रही है। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की गई है, वो कौन है? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। हमारे नए आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का नियुक्ति की गई है। डॉक्टर नागेश्वरन की एक खास बात है कि वो एक शिक्षक के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक सलाहकार के रूप में पहचान रखते हैं। वो केवल भारत में ही नहीं, सिंगापुर में भी अपनी ये सेवाएं प्रदान करते रहे थे। उनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें नया आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति की है। चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं और ऐसे में मायावती 8 तारीख को पंजाब का दौरा कर रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी वंदना मैम, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पंजाब के चुनाव चरम पर हैं। इसी के तहत कुछ दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अमृतसर और जालंधर में दौरा किया, वहाँ यहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। श्री दरबार साहब में भी माथा टेककर उन्होंने वहाँ का लंगर ग्रहण किया। इसी तरह अब 8 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती भी पंजाब का दौरा करने आ रही हैं। आपको बता दें कि मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है, उनका गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ हुआ है। इसी के तहत वो नवा शहर और फिल्लौर व कुछ अन्य जगहों पर रैलियां करने आ रही हैं, ताकि यहाँ के कार्यकर्ताओं और उनके उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाया जा सके। शाही जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।